क्या आप रेडी है? सो लेट्स स्टार्ट विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि बहुत सारे बच्चों को जब वो पहली बार पढ़ते हैं कुछ भारी भरकम सा लगता है, बट रियलिटी में बेहद एएस इजी है। तो चलो राजा, एक बार आप इस एएस में मेरे साथ चलेंगे। क्लियर? अब पहली बात, AS4 की पहले मैं बात करना चाहूंगा। AS4 किसके बारे में बात करता है? कंटिंजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। परफेक्ट। हमने बात किया था कि जहां वहां पे जो कंटिंजेंसी है बेसिकली वो रिलेटेड टू प्रोविजन बात करता है, और हम प्रोविजन कब बनाते हैं? जब 50% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। अब AS4 में प्रोविजन फॉर एसेट्स की बात होती थी। एवरीवन विथ मी? AS4 में प्रोविजन फॉर एसेट की बात होती थी। अच्छा सर, तो ये फर्क क्या है प्रोविजन फॉर एसेट, प्रोविजन फॉर लायबिलिटी? देखो राजा, एक चीज को समझना, प्रोविजन फॉर एसेट हो कि प्रोविजन फॉर लायबिलिटी हो, दोनों का इफेक्ट क्या जाता है? अब सर, इसके अंदर आता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। और यहां पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। सर, दोनों की जर्नल एंट्री क्या होती है? दोनों की जर्नल एंट्री सेम होती है। प्रोविजन एक तरह का नुकसान ही होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। अब बैलेंस शीट में कैसे दिखता है? मैं यहां पे आपको समझाने के लिए टी शेप की बैलेंस शीट ले रहा हूं। कंपनीज में टी शेप की बैलेंस शीट नहीं बनती है। डेटर माइनस प्रोविजन, मतलब ये वाले प्रोविजन एसेट में से माइनस होके दिखते हैं। ये वाले प्रोविजन एसेट में से माइनस होके दिखते हैं, ठीक है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट प्रोविजन फॉर लायबिलिटी, जब हम प्रोविजन फॉर लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं, वो आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखता है, प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है मुन्ना? ओके। अब कौन सी चीज को क्या कवर करता है? सर, ये AS4 के अंदर कवर्ड है। ये किसके अंदर कवर्ड है? AS4। और ये AS29। सर, AS29 और भी कोई चीजों की बात करता है? AS29 और भी कोई चीजों के बारे में बात करता है? द आंसर इज यस। AS29 कंटिंजेंट लायबिलिटी और कंटिंजेंट एसेट्स के बारे में बात करता है। लेकिन मुद्दा यह है कि पहले तुम यह समझ लो प्रोविजन क्या होता है। AS29 के अंदर प्रोविजन एक लायबिलिटी है, ठीक है। मतलब AS29 लायबिलिटी के रिगार्डिंग प्रोविजन बनाता है, ठीक है, और विथ एन एलिमेंट ऑफ एस्टिमेशन। अब सर, हमारा पहला सवाल, अब आपने कहा प्रोविजन भी एक लायबिलिटी है, तो आखिर लायबिलिटी और प्रोविजन में क्या फर्क है AS29 के अंदर? गुड क्वेश्चन। लायबिलिटी वर्सेस प्रोविजन फॉर लायबिलिटी। सर, क्या लायबिलिटी का पैसा हमें चुकाना है? हां बिल्कुल। तो लायबिलिटी हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है। लायबिलिटी क्या होती है? एक काम करते हैं, एक मजेदार तरीके से मैं प्रेजेंटेशन देता हूं इसका।
और इसी बहाने मैं तुम्हें डेफिनेशन भी याद करा दूंगा। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अकरिंग बिकॉज ऑफ एन पास्ट इवेंट। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हम पे एक ऑब्लिगेशन आ गया। ऑब्लिगेशन मतलब हमें कुछ चुकाना पड़ रहा है, ठीक है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग बिकॉज ऑफ अ पास्ट इवेंट। सेटलमेंट ऑफ विच will lead to outflow of resources। मैं ये डेफिनेशन आपको लर्न करवाने की कोशिश कर रहा हूं बिकॉज आपको इस चैप्टर में बार बार हर आंसर में यही डेफिनेशन लिखनी है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग बिकॉज ऑफ अ पास्ट इवेंट, सेटलमेंट ऑफ विच विल लीड टू आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। तो सर मैंने उधार में माल खरीदा, मैंने उधार में माल खरीदा, मैंने उधार में माल खरीदा है। सर आपने उधार में माल खरीदा तो क्या वो एक पास्ट इवेंट हो गया? यस राजा, हमने उधार में, आज से 2 महीना पहले हमने उधार में खरीदा था, और जब हमने उधार में खरीदा था हमने वादा किया था कि हम 2 महीने बाद पैसा देंगे। तो क्या इतिहास में, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है? हां, जिसकी वजह से हमें आज, इतिहास में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आज हमें पैसा चुकाना पड़ेगा, और जब हम पैसा चुकाएंगे तो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस होगा। बिल्कुल सर। सर ये तो लाइबिलिटी में भी ऐसा ही होता है और प्रोविजन में भी ऐसे ही होता है। मतलब सर हम लाइबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो भी सेम होता है, प्रोविजन की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो भी सेम होता है। तो सर फर्क क्या हुआ? amount for the same can reliably estimated। मुझे एक बात बताओ, जब क्रेडिटर से मैंने उधार में माल खरीदा था, कितने का माल उधार में खरीदा था? 2 लाख रुपए का। कितने का अमाउंट, कितने का माल उधार में खरीदा था? 2 लाख रुपए का माल उधार में खरीदा था। तो क्या मुझे पता था? द आंसर इज यस, मुझे पता था कि कितने का माल मैंने खरीदा है, कितना पेमेंट चुकाना पड़ेगा। लेकिन प्रोविजन में एस्टिमेट करना पड़ता है। प्रोविजन में क्या करना पड़ता है? प्रोविजन में एस्टिमेट करना पड़ता है कि कितना पैसा चुकाना पड़ेगा। क्या दोनों चीज में फर्क समझा? प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी में डिफरेंस समझा? सर प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी क्या है? पास्ट इवेंट में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आज हमें पैसा चुकाना पड़ सकता है। जब हम पैसा चुकाएंगे तो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स होगा, और अमाउंट हम एस्टिमेट कर रहे हैं, हमें एग्जैक्टली नहीं पता, ये हमारे एस्टिमेशन के बेसिस पे हम अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी, क्रेडिटर से माल खरीदा तो क्या ये 100% श्योर है कि तुम्हें पैसा चुकाना पड़ेगा? हां सर। लेकिन मैंने एक मोबाइल, सैमसंग वाले मोबाइल बेचते हैं, सैमसंग वाले मोबाइल बेचते हैं, हां सर सैमसंग वाले मोबाइल बेचते हैं। मुझे एक बात बताओ, सैमसंग वाले मोबाइल बेचते हैं तो क्या मोबाइल फोन जो उन्होंने बेचा उसमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं? हां सर बिल्कुल इश्यूज आ सकते हैं। इश्यूज आ सकते हैं, वारंटी पीरियड में भी आ सकते हैं। हां सर। तो वो क्या करेंगे? वो उसका प्रोविजन बनाएंगे। तो अब वारंटी में फोन में इशू आने का चांस क्या है? 50-50। सैमसंग वाले बोलेंगे भाई साहब हो सकता है हमारे फोन में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाए। तो अगर
प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा है, अगर कोई चीज, अगर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स होने की प्रोबेबिलिटी, किसकी? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स होने की प्रोबेबिलिटी बिकॉज ऑफ अ पास्ट इवेंट अगर 50% से ज्यादा है तो वो क्या बनाते हैं? प्रोविजन। ठीक है, आर वी क्लियर? सर क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाइबिलिटी एक सर्टेन अमाउंट होता है जो हमें चुकाना ही पड़ेगा? हां, प्रोविजन एक ऐसा अमाउंट है जो हम आज एस्टिमेट कर रहे हैं फ्यूचर में चुकाएंगे। क्लियर? बिल्कुल आप बोल सकते हैं। क्या प्रोविजन और लाइबिलिटी में फर्क समझा? बहुत क्लियर कट मैंने आपको लिख के दिया है। अब सर हम ना कहीं पे अटक जाते हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने का प्लान करते हैं, और तुम अटकते का हो, तुम्हें समझ में ही नहीं आता है कि क्या वो पास्ट इवेंट है। मतलब एज अ स्टूडेंट बच्चा यहां पे सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फेस करता है पता करने में कि भाई ये पास्ट इवेंट है कि नहीं। एज अ स्टूडेंट उसकी लग जाती है। ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा और तुम मुझे बताना क्या ये पास्ट इवेंट है या नहीं। क्लियर? चलो सर, पहली बात, पास्ट इवेंट का मतलब क्या है? पास्ट इवेंट का मतलब ऐसा कोई इवेंट हुआ है जिसके वजह से आज हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, हमें पैसा चुकाना पड़ सकता है। हमने इतिहास में कुछ ऐसा कांड किया है, अब वो कांड हमारे जी का जंजाल बन चुका है और हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, हमें कहीं ना कहीं पैसा चुकाना पड़ेगा ही, या आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स होगा ही वो कांड के वजह से। ठीक है, हमारे इतिहास में कुछ ऐसा हमने कांड कर रखा है जिसके वजह से हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स होगा ही। समझ पा रहे हो? सर एग्जाम्पल दो, सर एग्जाम्पल दो। तुम्हें एक बात बता रहा हूं मैं, ठीक है, मेरी एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री केमिकल की है, और वो फैक्ट्री से क्या होता है, जो वेस्ट होता है, केमिकल वेस्ट होता है, मैं बाजू की नदी में डाल देता हूं, और जब बाजू की नदी सूख जाती है तो मैं बाजू में, मेरे फैक्ट्री के बाजू में एक बंजर जमीन है, मैं वहां पे जाके मेरे केमिकल वेस्ट को फेंक देता हूं। क्लियर? इस वजह से एनवायरमेंट, आजू बाजू का एरिया बहुत दूषित हो चुका है, आजू बाजू का एरिया काफी दूषित हो चुका है, काफी पॉल्यूटेड हो चुका है, लोग पानी पीते हैं बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन आई स्टिल डोंट केयर ब्रो, आई वॉन्ट टू मेक प्रॉफिट्स, आई डोंट केयर। ठीक है, अब रिसेंटली मोदी जी ने पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया है। पार्लियामेंट में बिल क्या, बिल पेश करने वाले हैं, पार्लियामेंट में बिल पेश करने वाले हैं, और वो बिल क्या पेश करने वाले हैं कि भाई साहब जितनी भी केमिकल फैक्ट्रीज है उन्हें अपने आसपास के एरिया को अगर उन्होंने खराब कर दिया है तो उन्हें साफ करना पड़ेगा, और अगर वो खुद से साफ नहीं करे तो हमें पैसा दे, हम साफ करके देंगे। लेकिन जिन फैक्ट्रियों ने अपने आजू बाजू गंदगी फैलाई है उन्हें वो साफ करनी पड़ेगी। इसके रिगार्डिंग एक लॉ आने वाला है। अब मुझे बात बताओ, क्या ये लॉ जनहित में है? हां जी। तो क्या पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा में कोई इस लॉ को पास होने से रोक सकता है? नहीं। क्या प्रेसिडेंट इस पे साइन कर देगा? बिल्कुल साइन कर देंगे। ठीक है, तो मुद्दे की बात है, मैंने इतिहास में क्या कुछ कांड किया है? हां सर, आपने कांड किया है, आपने ये किया है कि आप अपने केमिकल वेस्ट को पानी में डंप कर देते थे, आप अपने केमिकल वेस्ट को जमीनों में डाल देते थे। तो सर आपने कांड तो किया है, आपने अपने केमिकल वेस्ट को ट्रीट करना चाहिए था प्रॉपरली, उसे एक प्रॉपर जगह पे डिस्पोज ऑफ करना चाहिए था, आपने ये सब नहीं किया। क्या मैंने इतिहास में कुछ कांड किया है? हां सर, कांड तो की हो। क्या उसके वजह से आज मेरे पे एक ऑब्लिगेशन आने वाला है? ऑब्लिगेशन मतलब क्या मुझे कुछ पैसा चुकाना पड़ सकता है? हां सर, आपको पैसा चुकाना पड़ सकता है। देयर विल बी आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या है कि पार्लियामेंट में लॉ पास हो जाएगा? सर 50% ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि ये लॉ पास हो जाएगा। तो क्या मैंने प्रोविजन बनाना चाहिए? हां सर। आपने वो केमिकल ट्रीटमेंट करने के लिए कितना खर्चा लगेगा उसे एस्टिमेट करना चाहिए और तुम्हें उसका प्रोविजन बनाना चाहिए। क्या तुम्हें एग्जांपल समझा?
आई बिलीव सो मैंने बहुत क्लियर कट एग्जांपल आपको दिया है, एकदम टकाटक तरीके से। चलिए अब एक और एग्जांपल देना चाहूंगा मैं। ठीक है सर, देखो राजा, मेरा काय का काम है, मेरा क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम है। मेरा काय का काम है, क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम है। तो सर अगर आपको क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है तो आप नागपुर में रहते हो, जमीन में गड्ढा खोद लो, क्रूड ऑयल निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता। क्रूड ऑयल के लिए एक्सट्रैक्ट करने के लिए होती है ऑयल रिग्स। ठीक है, क्या होती है? ऑयल रिग्स। ये देखा है तुमने? ये समुद्र के बीच में ऐसा कुछ लगाया जाता है, बीच समुद्र के बीच में। यस सर, हमने देखा है, देखा है, देखा है। ठीक है, इन्हें बोलते हैं ऑयल रिग्स। ठीक है, ये बेसिकली एक्सट्रैक्ट करती है ऑयल। कहां से? सी बेड से। कहां से? मतलब पानी। देखो क्या होता है, आपका पहले अंडर वाटर जो होता है वहां पे एक सी बेड होता है, उसके ऊपर पानी होता है। तो आप पानी से होते हुए सी बेड के अंदर जाते हो। क्लियर? मतलब बेसिकली पानी के अंदर की धरती, एक्वामैन। ठीक है, आप जा रहे हो एटलांटिस में। ओके, मजाक कर रहे हो, एटलांटिस नहीं। आप जा रहे हो पानी के नीचे जो जमीन है, आप उसके अंदर जा रहे हो और आप वहां से क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। तो अब जैसे तुमने वहां पे हल्का सा गड्ढा भी खोदा तो गवर्नमेंट बोलती है भैया देखो तुमने गड्ढा कर दिया ना, तुमने गड्ढा कर दिया ना। मैं बोला हाँ साहब मैंने गड्ढा कर दिया। तुमने सी बेड में गड्ढा कर दिया? बोले हाँ। अब जिस दिन तुम्हारा एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाए, जिस दिन तुम्हारा एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाए, उस दिन वो सी बेड को वापस भर देना। वहां पे बहुत सारा ईटा गिट्टा रेती सब डाल देना और सी बेड को वापस भर देना। ठीक है, तो अब जैसी मैंने गड्ढा खोदा, जैसी मैंने गड्ढा खोदा, क्या मेरे को वो गड्ढा भरना ही पड़ेगा? क्या मेरे वो जी का जंजाल बन चुका है? अगर मैं गड्ढा नहीं भरूंगा गवर्नमेंट मेरी ऐसी की तैसी कर देगी। क्या वो मेरे जी का जंजाल बन चुका है? हाँ, तो वो एक पास्ट इवेंट है। अच्छा, गड्ढा भरने के लिए क्या पैसा लगेगा? हाँ सर। क्या पैसा मतलब आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स से होगा? हाँ सर। क्या गड्ढा भरना 50% से ज्यादा प्रोबेबल है? हाँ सर। क्या गड्ढा भरने का आप एग्जैक्ट अमाउंट निकाल सकते हो? नहीं सर, मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं निकाल सकता। तो क्या तुम एस्टिमेट कर सकते हो? हाँ, एस्टिमेट कर सकता हूं। तो प्रोविजन बना दो, तो प्रोविजन बना दो। आर वी क्लियर? तुम्हें समझ में आ रहा है एकदम क्लियरली? पास्ट इवेंट मतलब तुम्हारे वो जी का जंजाल है। ओके सर, डन। अब सर अगर इन चारों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई, अगर इन चारों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई, क्लियर, वो प्रेजेंट के जगह पॉसिबल ऑब्लिगेशन बन गया। ठीक है, आप अमाउंट को रिलायबली एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो। इफ एनी ऑफ द अबव कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, ट्रीट इट एज कंटिंजेंट लाइबिलिटी। एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटी का तुम्हें क्या देना होता है? डिस्क्लोजर। आहा, क्या बात है। अब सर हम डिस्क्लोजर नहीं देंगे, हम डिस्क्लोजर नहीं देंगे। हमने AS4 में पढ़ा था अगर 50% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है तो प्रोविजन बनाना। 50% से कम है, ठीक है, या 50% है, 50% से ज्यादा पे, मोर देन 50% पे प्रोविजन बनता है। 50% या उससे कम पे हम उसका डिस्क्लोजर देते हैं एज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। क्लियर? ओके। अच्छा सर अगर बहुत रिमोट चांस है, बहुत ही रिमोट चांस है, 10% या उससे कम प्रोबेबिलिटी है कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स होगा, तो आपको डिस्क्लोजर देने का भी नीड नहीं है। क्लियर? हमने टैबुलेशन किया था ES4 में। हाँ सर बिल्कुल। ये देखो, ये हमने ES4 में बनाया था कि अगर 50% ज्यादा है तो प्रोविजन क्रिएट करो, 50% से कम है लेकिन 50% या उससे कम है, क्लियर, लेकिन अप टू 10% तो नो प्रोविजन, ओनली डिस्क्लोजर एज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। अब सर अगर 10% से कम चांस है, रिमोट चांस है, ये क्या 10% कहीं पे AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर लिखा है कि नहीं? ये मैंने आपको अपने मन से बताया कि 10% से भी कम है तो वो रिमोट चांस हो गया, तो वहां पे ना प्रोविजन देना पड़ता है ना ही वहां पे डिस्क्लोजर देना पड़ता है। ओके सर, ठीक है, डन है। सर अगर हम अमाउंट रिलायबली एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपको एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी उसे बताना पड़ेगा।
सबको यहां पे क्लियर है? ठीक है, बिफोर वी मूव फर्दर हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे। सन लिमिटेड वाला कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे? अभी आगे हम सॉल्व करना चाहेंगे सन लिमिटेड वाले क्वेश्चन को। चलिए एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। सन लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू अ सेल एग्रीमेंट ऑफ 5 करोड़ विथ एक्स लिमिटेड ड्यूरिंग 2021-22। द प्रॉफिट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इज 1 करोड़। तो इसमें से मैं कितना कमाऊंगा? ये माल बेच के मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। द डिलीवरी ऑफ द गुड्स विल टेक प्लेस इन द फर्स्ट मंथ ऑफ 22-23। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है 21-22 में, और डिलीवरी कब होगी? 22-23 के फर्स्ट मंथ में, दैट इज अप्रैल में डिलीवरी होगी। डिलीवरी कब हो रही है? 22-23 के फर्स्ट मंथ में, दैट इज अप्रैल में। ठीक है। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ सन लिमिटेड टू डिलीवर विद इन द स्केड्यूल्ड टाइम फ्रेम, अगर सन लिमिटेड स्केड्यूल टाइम फ्रेम पे डिलीवर नहीं कर पाया, कॉम्पनसेशन ऑफ 1.5 करोड़ टू बी पेड टू एक्स लिमिटेड। तो सन लिमिटेड को 1.5 करोड़ किसको चुकाना पड़ेगा? एक्स लिमिटेड को चुकाना पड़ेगा। सन लिमिटेड प्लान टू मैन्युफैक्चर द गुड्स ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ऑफ 21-22। भैया उसने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट ही मार्च में किया। अब बताओ, उसने मार्च में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, उसे अप्रैल में डिलीवरी देनी है। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो डिलीवरी दे पाएगा? आगे उन्होंने खुद बता दिया, एज ऑन बैलेंस शीट डेट द गुड्स वर नॉट मैन्युफैक्चर्ड एंड इट वॉज अनलाइकली दैट सन लिमिटेड विल बी एबल टू मीट द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। भाई साहब, क्या सन लिमिटेड अप्रैल महीने में डिलीवरी दे पाएगा? द आंसर इज नो। अब मुझे बात बताओ, अप्रैल महीने में डिलीवरी नहीं दे पाएगा, तो एज ऑन 31 मार्च क्या मैं 1.5 करोड़ का प्रोविजन बना दूं? यस सर, 1.5 करोड़ का प्रोविजन बना दीजिए, क्योंकि हमने कोई ऐसी हरकत की है। भैया हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी थी, हमने नहीं की है। क्या हमने मैन्युफैक्चरिंग नहीं करके अपने जी का जंजाल बना लिया है? हां सर। क्या कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन है कि आप कोई और तरीके से माल डिलीवर कर पाओ? नहीं सर। तो इसका मतलब हम माल तो डिलीवर नहीं कर पाएंगे, अप्रैल के महीने में डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो एक ऐसा इवेंट जिसकी वजह से आज हमें लग रहा है कि हमें पैसा चुकाना पड़ेगा, ठीक है, तो हमने क्या करना चाहिए? प्रोविजन बना लेना चाहिए। कितने का? 1.5 करोड़ का। शुड सन लिमिटेड प्रोवाइड फॉर कंटिजेंसी? द आंसर इज यस। अच्छा, ओके। शुड प्रोविजन बी मेजर्ड as excess of compensation to be paid over profit? वो बोल रहा है कि भाई साहब, तुम बोल रहे हो प्रोविजन 1.5 करोड़ का बनाओ, और मैं ये कॉन्ट्रैक्ट में 1 करोड़ कमाऊंगा। ऊपर लिखा हुआ है मैं ये कॉन्ट्रैक्ट में कितना कमाऊंगा? 1 करोड़ कमाऊंगा, और तुम बोल रहे हो कि भैया 1.5 करोड़ का प्रोविजन बनाओ। तब देखो, प्रोविजन एक तरह का नुकसान है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रोविजन, और प्रॉफिट मेरे लिए कमाई है। तो काम करता हूं ना, एक काम करता हूं, नेट करके सिर्फ 50 लाख का ही बनाता हूं, क्योंकि 1.5 करोड़ का नुकसान है, 1 करोड़ में कमाऊंगा, तो मैं 50 लाख का ही प्रोविजन बनाता हूं ना। क्या ये नेटिंग अलाउड है? द आंसर इज नो, ये नेटिंग अलाउड नहीं है। पहली चीज, प्रोविजन आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। वो प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी है, वो पेनल्टी है कि आप नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हो टाइम पे, तो आपको चुकाना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये प्रॉफिट होगा कब? ये प्रॉफिट होगा कब? ये प्रॉफिट तो तब होगा ना इफ गुड्स आर डिलीवर्ड। ये प्रॉफिट कब होगा? जब तुम डिलीवरी दोगे, माल को बेचोगे, तब प्रॉफिट होगा ना। मार्च में जब हम खड़े हैं, 31 मार्च को जब हम खड़े हैं, तो भाई साहब तुम माल की डिलीवरी नहीं कर पा रहे हो,
तो माल की डिलीवरी नहीं कर पा रहे तो प्रॉफिट कैसे कमाओगे? तो यहां पे प्रॉफिट सर्टेन है ही नहीं, और सर्टेन हो या ना हो आप ये नेट ऑफ नहीं करोगे, आप ये नेट ऑफ नहीं करोगे। तो ये चीज आपको आपके सॉल्यूशन में मिल जाएगी। सन लिमिटेड शुड प्रोवाइड फॉर 1.5 करोड़ एज पर AS 29। और दूसरा, प्रोविजन should not be measured in excess of compensation to be paid over the profit. Goods were not manufactured before 31 मार्च, नो प्रॉफिट अक्रूड। भैया प्रॉफिट अक्रू ही नहीं हुआ है क्योंकि माल ही नहीं बिकेगा। Therefore, provision should be made for full amount of compensation 1.5 crore and no netting. ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? हम रीएम्बर्समेंट, रिकवरी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेट विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिफिकेशन, बाप रे भारी वर्ड है, ऑफ एसेट। सर ये क्या है, ये क्या है? चलो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अब मैं ना बहुत बड़ा डीलर हूं, मैं बहुत बड़ी कंपनी हूं। लेट्स टेक एग्जांपल, एप्पल की बात कर लेते हैं। एप्पल की बात कर लेते हैं। एप्पल इज इन यूएसए, ठीक है। एप्पल ने इंडिया में क्या अपने ऑथराइज सेलर, क्या एप्पल ने इंडिया में अपने ऑथराइज सेलर अपॉइंट कर रखे हैं? हां सर, बिल्कुल। एप्पल के इंडिया में बहुत सारे ऑथराइज सेलर है। आई बिलीव अराउंड 8-10 ऑथराइज सेलर्स है इंडिया में, जिसमें वन ऑफ द ऑथराइज सेलर्स इज इन नागपुर, ठीक है, जिसका नाम है इंस्पायर, ठीक है। वन ऑफ द ऑथराइज सेलर्स इन नागपुर जिसका नाम है इंस्पायर, ठीक है। तो अब ये जो ऑथराइज सेलर्स होते हैं वो कस्टमर्स को फोन बेचते हैं। तो इंडिया में ऑथराइज सेलर्स के थ्रू, सर दुकानदार भी तो बेच सकते हैं, हां दुकानदार भी बेच सकते हैं, बट ऑथराइज सेलर से खरीदने का एडवांटेज रहता है कि हमारे पास श्योरिटी रहती है कि हमने एप्पल का जेन्युइन प्रोडक्ट खरीदा है। हो सकता है आपके बगल के दुकान वाला जो आपको एप्पल का प्रोडक्ट दे रहा है वो नकली हो सकता है, या तो वो दुबई, सिंगापुर वहां से उसने लेके आया हो और आपको बेच रहा हो। बट जब आप ऑथराइज सेलर से खरीदते हो तो ये बेसिकली ऑथराइज सेलर एप्पल से इंपोर्ट कराता है ऑफिशियली और उसे इंडिया में बेचता है थ्रू इट्स स्टोर। तो ऑथराइज सेलर से हमेशा खरीदना चाहिए, मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, ठीक है। तो यह कस्टमर्स लोगों को बेचता है। मुझे एप्पल ने कोई पैसा नहीं दिए, पहली बार एप्पल मुझे पैसा देगा क्यों, ये सब चीजें बोलने के लिए, ठीक है। चलो, अब जब कस्टमर्स को फोन बेचा जाता है क्या 1 ईयर की वारंटी होती है? हां सर, फोन पे 1 ईयर की वारंटी होती है। अच्छा, इस एक साल में अगर कुछ भी हुआ तो कस्टमर यूएसए जाता है कि कस्टमर वारंटी क्लेम करने के लिए उस ऑथराइज सेलर के पास आता है? इन केस ऑफ एनी डिफेक्ट, सर वो तो ऑथराइज सेलर के पास ही जाता है। आप जो ऑथराइज सेलर है वो बेचते वक्त खुद से 1 ईयर की वारंटी देता है कि कंपनी का प्रोडक्ट है, और कंपनी जो एप्पल है वो इस प्रोडक्ट पे 1 साल की वारंटी देती है। समझना पड़ेगा तुम्हें, ये वारंटी किसके तरफ से होती है? ये वारंटी एप्पल कंपनी के तरफ से होती है। जो ये बेचारा ऑथराइज सेलर है वो तो बेसिकली माल खरीद के बेचता है, अगर कुछ दिक्कत आया तो वो सर्विसेज देता है। क्लियर? तो अब ये जो ऑथराइज सेलर वारंटी की सर्विस देगा, क्या इसका कुछ खर्चा आएगा? जो ऑथराइज सेलर है वो जो सर्विस देगा
वारंटी की सर्विस देगा, क्या उसका कुछ खर्चा आता है क्या? हां सर, बिल्कुल खर्चा आता है। ठीक है, बिल्कुल खर्चा आता है। और ये जो ऑथराइज सेलर है, मान लो नागपुर में इंस्पायर वाला, वो ये वारंटी का जो खर्चा वो कर रहा है, क्या वो अपने जेब से देगा कि वो एप्पल से क्लेम करेगा? ठीक है सर, जो ऑथराइज सेलर है वो बेसिकली एप्पल से क्लेम करेगा, तो एप्पल उसे रीएम्बर्समेंट देगा। यस और नो? रीएम्बर्समेंट मिलेगा, हां। अब मुझे बात बताओ, कैन रीएम्बर्समेंट exceed the expense? मतलब मैंने खर्चा किया वारंटी पे 1500 का, और क्या एप्पल वाला मेरे को 2000 रुपए दे रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि वारंटी पे जो मैंने खर्चे किए उससे ज्यादा मुझे रिएम्बर्समेंट मिल रहा है? दिस इज नॉट पॉसिबल, नो। क्या ऐसा हो सकता है? कैन रीएम्बर्समेंट बी लेस देन एक्सपेंस? क्या रीएम्बर्समेंट खर्चे से कम हो सकता है क्या? हां सर, बिल्कुल। अरे सर, मेरे पिताजी सैलरी जॉब करते हैं एक जगह, मेरे पिताजी को रीएम्बर्समेंट कंपनी देती है। कंपनी बोलती है कि तुम जितना भी ट्रैवल पे खर्चा करोगे उसका रीएम्बर्समेंट हम देंगे तुम्हें। लेकिन सर क्या होता है, कंपनी बोलती है बिल दो कि तुमने क्या क्या खर्चा किया। अब सर मेरे पिताजी ट्रेन से ट्रैवल किए या फ्लाइट से ट्रैवल किए, उसका तो बिल मिल जाएगा। फिर लोकल जिस सिटी में ट्रैवल करके हमारे पिताजी गए, वहां पे जो ओला उबर का बिल है वो मिल जाएगा। लेकिन सर मेरे पिताजी शौकीन है चाट वाट खाने के, उन्हें ये 5 स्टार का खाना नहीं पड़ता, तो वो चाट खाते हैं, वड़ा पाव खाते हैं, फिर वो रेडी पे समोसा चाट वगैरह खाते हैं, उनके शौकीन है। अब सर मेरे पिताजी ट्रैवल पे ये खर्चा कर लेते हैं। अब मेरे पिताजी क्या रेडी वाले को बोलेंगे चार बिल रहा, वड़ा पाव वाले को बोलेंगे बिल्ला 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 बिल्ला, चल मैंने वड़ा पाव खाया। वो ठेला है, वो रोड साइड खड़ा हो, वो कहां से बिल देगा? तो अब मेरे पिताजी का, जब भी पिताजी ऑफिशियल टूर से जाते हैं, उनका खर्चा 20,000 हो जाता है। बट कंपनी क्योंकि बिल नहीं रहते हैं, तो कंपनी उन्हें सिर्फ और सिर्फ कितने देती है? कंपनी उन्हें सिर्फ और सिर्फ 16-17 हजार ही उन्हें रिएम्बर्समेंट मिलता है। कैसा हो सकता है? हां बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अब मुद्दे की बात है, आपका AS29 क्या बोलता है? AS29 बोलता है कि इंस्पायर वाले, इंस्पायर कौन है? ऑथराइज रीसेलर, AS29 बोलता है कि इंस्पायर बाबू, तुमने माल बेचा कस्टमर को, कस्टमर लोग तुम्हारे पास आएंगे, तो तुमने एस्टिमेट करना चाहिए, और एस्टिमेट करके तुमने क्या बनाना चाहिए? प्रोविजन बनाना चाहिए, प्रोविजन फॉर वारंटी। और इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करनी चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रोविजन। ठीक है, और साथ में इंस्पायर बाबू तुम्हें एक और काम करना चाहिए, क्योंकि जो तुम खर्चा करोगे उसके लिए रीएम्बर्समेंट तुम्हें कंपनी से मिलेगा। तो जो तुम्हें रीएम्बर्समेंट मिलेगा, अच्छा रीएम्बर्समेंट सर्टेन होना चाहिए ना, क्योंकि पूरा अकाउंट्स ये बोलता है प्रूडेंस प्रिंसिपल के बेसिस पे नुकसान है तुरंत बुक कर दो। लेकिन अगर तुम कहीं से कमाई दिखाने वाले हो
तुम बोल रहे हो तुम्हारा 10,000 का खर्चा है, लेकिन 8,000 रुपए तो रीएंबर्समेंट आ जाएगा। तो क्या ये रीएंबर्समेंट वर्चुअली सर्टेन होना चाहिए कि हां भाई ये मिलेगा ही मिलेगा? ये वर्चुअली सर्टेन होना चाहिए कि हां भाई ये मिलेगा ही मिलेगा। तो तुमने रीएंबर्समेंट को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। कैसे? तुम्हें रीएंबर्समेंट मिल रहा है तो तुम उसे एक तरह का अपनी कमाई दिखाओगे, और क्योंकि वो वर्चुअली सर्टेन है हां भाई मिलेगा ही मिलेगा, तो तुम उसे अपनी कमाई दिखा रहे हो। मिल गया तो बैंक डेबिट, नहीं मिला तो आपको एप्पल यूएसए से रिसीवेबल रहेगा, तो एप्पल अकाउंट डेबिट। तुम्हें उनसे रिसीवेबल है तो एप्पल का अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी। आपको उनसे पैसा लेना है, जब भी पैसा मिलेगा फिर आप बैंक अकाउंट डेबिट तो एप्पल कर दोगे। ठीक है। अब ये AS29 के अनुसार किसने करना चाहिए? इंस्पायर ने करना चाहिए। क्या तुम्हें समझा? अब इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा? अब इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा? पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मैं टी शेप बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझे। आपने प्रोविजन, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, रीएंबर्समेंट तुम्हारे लिए कमाई है। कमाई मतलब रीएंबर्समेंट क्या है? बेसिकली रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। रिडक्शन ऑफ एक्सपेंस। तो आपने मान लो प्रोविजन बनाया 10,000 रुपए का, और आपको वर्चुअली सर्टेन है कि रीएंबर्समेंट, और तुम्हें वर्चुअली सर्टेन है कि तुम्हें रीएंबर्समेंट मिल जाएगी। क्या रीएंबर्समेंट पूरी की पूरी 10,000 की भी मिल सकती है? हां। क्या 10,000 से कम की मिल सकती है? हां। क्या 10,000 से ज्यादा की मिल सकती है? ना। ठीक है। तो तुमने प्रोविजन में से रीएंबर्समेंट को सेट ऑफ करके दिखाना है, और बैलेंस शीट में क्या मैं बोल सकता हूं प्रोविजन जिन लोगों को मैंने माल बेचा है, प्रोविजन फॉर वारंटी विथ रिस्पेक्ट टू जिन कस्टमर लोगों को मैंने माल बेचा है, तो वारंटी का क्लेम करने कस्टमर लोग आएंगे, और मुझे जो पैसा मिलना है, जो रिसीवेबल है, वो एप्पल से है। तो ये दोनों पार्टी अलग अलग है। रीएंबर्समेंट का पैसा एप्पल से लेना है, वारंटी की सर्विसेज कस्टमर लोगों को देने हैं। तो जहां पार्टी अलग अलग है वहां आपने बैलेंस शीट में अलग अलग दिखा दिया। एप्पल से जो रिसीवेबल है रीएंबर्समेंट, उसे एसेट माना, और प्रोविजन फॉर वारंटी को लायबिलिटी माना। इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन देते हो। इस तरीके से आप पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन देते हो। क्या रीएंबर्समेंट क्लियर है? अब अगर आपको रीएंबर्समेंट क्लियर है तो हम नेक्स्ट चीज पे चलना चाहेंगे। लेकिन सर बिफोर वी मूव फर्दर एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो इंडिया का रीसेलर है इंस्पायर, वो कंपनी से माल मंगवाता है, कस्टमर लोगों को बेचता है। कस्टमर लोगों को कोई भी दिक्कत आएगी वो इंस्पायर वाले के पास आता है, इंस्पायर वाला वारंटी की सर्विसेज देता है। तो जैसे इंस्पायर वाला माल बेचता है उसके ऊपर एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आता है कि कोई भी बंदा अगर वारंटी की लाया तो उसे उसको सर्विस देनी पड़ेगी अगले 1 साल के अंदर। तो इंस्पायर वाले को प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, उसे एस्टिमेट करना पड़ेगा कि वारंटी का कितना खर्चा आ सकता है। अब क्योंकि जो वारंटी का खर्चा है इसका रीएंबर्समेंट उसे एप्पल वाले देंगे, और ये वर्चुअली सर्टेन है, उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि एप्पल वाले ये देंगे। तो अब जो इंस्पायर वाला है वो क्या करेगा? प्रोविजन फॉर वारंटी का प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेगा, और रीएंबर्समेंट क्योंकि वर्चुअली सर्टेन है
क्योंकि वो वर्चुअली सर्टेन है, वो उसे भी रिकॉग्नाइज करेगा। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में वो प्रोविजन जो कि उसका एक खर्चा है उसे डेबिट साइड लिखेगा, और रीएम्बर्समेंट जो कि उसकी रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस है उसे नेट ऑफ करके लिखेगा। तो प्रोविजन में से जो एक्सपेक्टेड रीएम्बर्समेंट है वो माइनस करके दिखाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब क्योंकि प्रोविजन फॉर वारंटी कस्टमर्स को लिए है और पैसा रिसीवेबल एप्पल से है, पार्टी अलग अलग है जिनके साथ ये होगा, तो हम बैलेंस शीट में उसे अलग अलग दिखाएंगे। प्रोविजन फॉर वारंटी अलग, रीएम्बर्समेंट का रिसीवेबल जो है वो अलग। ठीक है, चले हम इसी में एक और पॉइंट मुझे बात करना है, ओनरस कॉन्ट्रैक्ट। किसके बारे में बात करना है? ओनरस कॉन्ट्रैक्ट। बस ये आपका लास्ट डिस्कशन है इस चैप्टर के अंदर। क्लियर? अब सर ये ओनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ओनरस कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे उसका कॉस्ट उसके बेनिफिट से ज्यादा है। व्हाट इज ओनर कॉन्ट्रैक्ट? ओनर्स कॉन्ट्रैक्ट में जो उस कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट है वो उसके बेनिफिट से ज्यादा है। तो मुझे आज ही पता है, डे 1 पे ही पता है कि मेरे लिए लॉस हो गया। जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया मुझे तब ही पता चल गया कि मुझे लॉस होने वाला है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं। मैंने एक प्रॉपर्टी लीज पे लिया है, कितने साल की लीज है? 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे मैंने एक फैक्ट्री के लिए लैंड लीज पे लिया है 6 इयर्स के लिए। और लीज रेंट कितना है? लीज मतलब रेंट ही होता है। लीज का अमाउंट कितना है? 10 लाख पर एनम। लीज का अमाउंट कितना है? 10 लाख पर एनम। ओके, डन। ठीक है, अब मैंने ये फैक्ट्री को शिफ्ट कर दिया। सेकेंड ईयर के एंड में ये फैक्ट्री को मैंने शिफ्ट कर दिया। टू अनदर लैंड, एक दूसरी प्रॉपर्टी में मैंने शिफ्ट कर दिया क्योंकि गवर्नमेंट वहां पे कुछ फायदा वगैरह दे रही थी, तो मैंने वहां पे शिफ्ट कर दिया। अब मुद्दे की बात है, 10 लाख पर एनम, तो 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख। अब मैं तुम्हारे सामने कुछ कंडीशन पेश करना चाहूंगा। केस वन, द लीज एग्रीमेंट cannot be cancelled. The lease agreement cannot be cancelled, nor we can sublease this land to another person. सर आप ये लैंड वाला एग्जांपल क्यों ले रहे हो? बिकॉज आपके क्वेश्चन में लैंड वाले एग्जांपल वो पूछता है। ठीक है, तब मुझे बात बताओ, ये जो लीज एग्रीमेंट मैंने एंटर किया है ये कैंसल ही नहीं हो सकता। और मैं बोल रहा यार चलो ये लैंड कैंसल नहीं हो सकता, मैं किसी और को ये लैंड यूज करने के लिए दे देता हूं, मैं किसी और को ये लैंड सबलीज कर देता हूं। मेरा साला है, उसको बोलूंगा भाई तेरे को ही फैक्ट्री डालनी है ना, एक काम कर इस लैंड पे डाल, तू मेरे को रेंट दे देना। ठीक है, तो सबलीज भी अलाउड नहीं है यहां पे। तब मुझे बात बताओ, क्या मुझे 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख कंपल्सरी पे करना पड़ेगा? यस सर। तो मेरे लिए कॉस्ट क्या हो गया सर? 10 लाख
इंटू 4, दैट इज मुझे 40 लाख रुपए पे करना ही पड़ेगा। 40 लाख रुपए पे करना ही पड़ेगा। क्या इससे मुझे कुछ बेनिफिट मिलने वाला है क्या? सर मैंने फैक्ट्री ही शिफ्ट कर दी, तो मेरे को जो पैसा देना है वो ज्यादा है, उससे कुछ बेनिफिट नहीं है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया? ओनरस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। देयरफॉर मेक प्रोविजन फॉर रुपीज 40 lakhs, मेक प्रोविजन फॉर रुपीज 40 lakhs। आपने आज ही उसका प्रोविजन बना देना चाहिए। इज एवरीवन क्लियर? क्या सबको क्लैरिटी है कि आपने आज ही उसका प्रोविजन बना देना चाहिए? केस नंबर 2, ये लीज का जो एग्रीमेंट है वो कैंसल तो नहीं हो सकता, बट हम सबलीज कर सकते हैं दिस लैंड को टू अनदर पर्सन। ठीक है, अच्छा, तो लीज का कॉस्ट पर एनम क्या है? 10 लाख रुपए। हम सबलीज करेंगे, सबलीज में पैसा मुझे मिलेगा ना, तो जब हम सबलीज करेंगे मतलब ये लैंड अब मैं अपने साले को दे दूंगा, एक काम कर तू यूज कर, तू मेरे को रिलीज दे देना, तो सबलीज में मुझे 6 लाख रुपए मिलेंगे। ये देना है, ये मिलेगा। तो मुझे बात बताओ, मेरे लिए इस लैंड का कॉस्ट कितना हो गया? ठीक है सर, 10 लाख माइनस 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 4 लाख 16 लाख रुपए। इससे बेनिफिट कितना आएगा? देयरफॉर क्या ये ओनरस कॉन्ट्रैक्ट है? यस। तो हमने प्रोविजन कितने का बना देना चाहिए? हमने प्रोविजन 16 लाख रुपए का बना देना चाहिए। सर क्या हम प्रेजेंट वैल्यू बना के निकालेंगे? देखो राजा, प्रेजेंट वैल्यू सिर्फ एक ही केस में निकलेगी, रिस्टोरेशन डीकमिश्निंग वाले प्रोविजन की। यहां पे कोई प्रेजेंट वैल्यू नहीं होती है। डन। केस नंबर 3, ये लीज एग्रीमेंट कैन बी कैंसल्ड। दिस लीज एग्रीमेंट कैन बी कैंसल्ड। लेकिन आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए, हमें पेनल्टी देनी पड़ेगी 20 लाख रुपए, 20 नहीं 15 लाख रुपए ले लेते। ऑप्शन नंबर ए, हम ये एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकते हैं 15 लाख रुपए की पेनल्टी पे करके। हम ये एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकते हैं 15 लाख रुपए की पेनल्टी पे करके। तो अब मुझे बात बताओ, मैं प्रोविजन 15 लाख रुपए का बनाऊंगा कि मैं प्रोविजन 40 लाख रुपए का बनाऊंगा? बोलो, मैं प्रोविजन कितने का बनाऊंगा? 15 लाख की 40 लाख? 40 लाख रुपए 4 साल का लीज रेंट है, मतलब लीज का अमाउंट है। ओके, और अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कैंसिल करना है तो 15 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। तो बट ऑब्वियस, मैं प्रोविजन कॉमन सेंस है 15 लाख रुपए का बनाऊंगा। 40 लाख रुपए का प्रोविजन क्यों बनाऊंगा? कॉमन सेंस है। मैं जबरदस्ती 40 लाख का प्रोविजन क्यों बनाऊंगा जब 15 लाख में मैं हिसाब किताब क्लियर कर सकता हूं? ऑप्शन बी,
अगर तुम्हें ये लीज एग्रीमेंट कैंसल करना है तो तुम्हें पेनल्टी 42 लाख रुपए की देनी पड़ेगी। सर ये कौन सी बात हुई दकियानूसी? मेरे लाल, ये एग्रीमेंट कब बना था? ये एग्रीमेंट तो यहां पे बना था ना, उस वक्त 10 10 10 10 10 10 60 लाख रुपए थे। और जिस बंदे ने तुम्हें भाड़े पे वो लैंड दिया था उसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, ठीक है, उसने यहां पे बोला था तुम्हें 42 लाख रुपीस की पेनल्टी देनी पड़ेगी, या उसने यहां पे बोला था तुम्हें 15 लाख रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तुम तो 2 साल बाद लैंड शिफ्ट कर रहे हो ना। अब तुम देख रहे हो कि भाई साहब अगर ये लीज एग्रीमेंट कैंसिल करूंगा तो 42 लाख रुपीस की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो तुम प्रोविजन कितने का बनाओगे? 42 लाख का कि 40 लाख का? तुम प्रोविजन कितने का बनाओगे? 42 लाख का कि 40? द आंसर इज सर कॉमन सेंस है। हम 40 लाख का प्रोविजन बनाएंगे। हम बोलेंगे भाई कैंसिल क्यों कराऊं, 4 साल मेरे नाम पे रहने देता हूं, कैंसिल क्यों कराऊं, कैंसिल क्यों कराऊं? कैंसिल कराने पे ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। एक काम करता हूं 4 साल पड़े रहने दो, 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख करके पे करूंगा। हम कैंसिल ही क्यों करेंगे, बावले हैं क्या? ठीक है, इज एवरीवन क्लियर? ये थे आपके 3 केसेस इसके अंदर। हालांकि जो आईसीआई सवाल पूछता है वो सिर्फ इसी पे सवाल पूछता है, बाकी 2 पे वो सवाल नहीं पूछता है। लेकिन एज अ स्टूडेंट तुम्हारे मन में क्यूरियोसिटी रहती है, तो हमने उसकी बात कर ली। केस 1 या केस 3, इन दोनों में से किसी एक पे सवाल पूछता है, सबलिस्ट पे वो सवाल नहीं पूछता है। ठीक है, डन है? चलो ओके सर। तो हमने ऑलरेडी इसके बारे में पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यहां पे मैंने प्रोविजन फॉर वारंटी इंस्पायर वाला एग्जांपल दिया था, और यहां पे वो जो सेल एग्रीमेंट था कि भैया मार्च तुम्हें अप्रैल में डिलीवरी देनी है, मार्च तक तुमने कोई डिलीवरी नहीं दिया है, वहां की बातचीत थी। तो ये हमारा पॉइंट हो चुका है। अब एक था ओनरस कॉन्ट्रैक्ट। ओनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहां पे आप प्रोविजन कितने का बनाओगे? लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब अगर वो जमीन मैं अगले 4 साल तक कंटिन्यू करता हूं तो मुझे 40 लाख रुपए का लीज पे करना पड़ेगा, और अगर मैं कंटिन्यू नहीं करता हूं तो मुझे पेनल्टी कितनी पे करनी पड़ेगी? पहला ऑप्शन 20 लाख रुपए की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो विच एवरेज लोअर, आप 20 लाख का प्रोविजन बनाओगे। लेकिन अगर पेनल्टी 42 लाख की है तो विच एवरेज लोअर, आप 40 लाख का प्रोविजन बनाओगे। ये कॉमन सेंस है। ठीक है, यह आपका कॉमन सेंस बोलता है। ठीक है सर, डन। अब पक्के से लास्ट कॉन्सेप्ट है। सर आपने तो कहा था वो लास्ट कॉन्सेप्ट है। बेटा वो तुम्हें मैंने कहा था ताकि तुम अपना दिल थाम के बैठो। अब जेन्युइनली में लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन। पहली बात, रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? ये एक इन एडवांस प्लान्ड चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल तुमने रिसेंट टाइम में देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एकदम से चलन बढ़ गया। पहले चैट जीपीटी आया, फिर डीप सिंक आया चाइना का कुछ तो भी, अब माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट है, गूगल का जेमिनी है। तो क्या मैं बोल सकता हूं अब एआई कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मास स्केल पे यूज हो रहा है? बिल्कुल सर, वो बिल्कुल यूज हो रहा है। तो अब मेरी एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैं अभी तक ह्यूमन फोर्स को यूज करता था कार बनाने के लिए। ठीक है, अभी तक मैं लेबर्स को यूज करता था। मेरे लेबर्स कार मैन्युफैक्चरिंग में मेरा हाथ बटाते थे, मतलब मेरे कंपनीज में लेबर काम करते थे काफी सारे कार मैन्युफैक्चरिंग में। अब एआई का चलन बढ़ चुका है, तो मैंने सोचा यार इट्स टाइम टू शिफ्ट फ्रॉम ह्यूमन टू मशीन। तो जैसे ही मैंने यह कहा कि शिफ्ट फ्रॉम ह्यूमन टू मशीन, क्लियर, तो लेबर यूनियन वालों ने हड़ताल करना चालू कर दिए। क्योंकि अगर मैं ह्यूमन से मशीन पे शिफ्ट करूंगा तो मुझे बहुत सारे लोगों को काम से निकालना पड़ेगा।
तो अब क्या ये मेरे रीस्ट्रक्चरिंग प्लान का पार्ट है? द आंसर इज यस। मैं अपग्रेड करना चाह रहा हूं जिसकी वजह से मुझे ले ऑफ करना पड़ रहा है। ठीक है, क्या करना है? ले ऑफ करना पड़ रहा है। परफेक्ट, क्लियर। अब क्योंकि मुझे ले ऑफ करना पड़ रहा है, क्या ये मेरा प्लान्ड डिसीजन है मैनेजमेंट का? ऐसा तो नहीं है तुम्हारी कंपनी में बहुत सारा लॉसेस है इसलिए तुम निकाल रहे हो। सर ऐसा भी हो सकता है। क्या ऐसा है कि तुम टेक्नोलॉजी को शिफ्ट कर रहे हो? हां, ऐसा भी हो सकता है। तो व्हाट इज अ रीस्ट्रक्चरिंग? प्रोग्राम प्लान इन एडवांस बाय द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट विच चेंजेस द स्कोप ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस कैसे करा जाएगा उसका स्कोप चेंज हो गया, या मैनर ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस एक्सपांशन मोड में आ गया, या हम पहले ह्यूमन फोर्स को यूज करते थे कार मैन्युफैक्चरिंग में, मशीन को यूज करेंगे। क्लियर। तो अब ये जो रीस्ट्रक्चरिंग आप कर रहे हो इसके रिगार्डिंग जो भी तुम्हें लग रहा है एस्टिमेटेड खर्चे होंगे, वो खर्चों का तुमने प्रोविजन बनाना चाहिए। लाइक तुम्हें लग रहा है कि भाई साहब हम 70% वर्कफोर्स को निकाल देंगे, हमारे पास अगर 1000 लोग काम कर रहे हैं, हम 700 लोगों को निकाल देंगे। ठीक है, तो अब वो 700 लोगों को आप निकालोगे तो लेबर यूनियन झगड़ा करेगा। ठीक है, तो हमें वो 700 लोगों को सेटल करने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा उसका एस्टिमेट करो और उसका प्रोविजन बनाओ। प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग। इज एवरीथिंग क्लियर? तो आपको प्रोविजन किसका बनाना है? वो खर्चों का बनाना है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? रीस्ट्रक्चरिंग से, जो कि नेसेसरी है रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। क्योंकि अगर आप वो 700 एम्प्लॉइज को, वो 700 लेबर को पैसा नहीं चुकाओगे तो लेबर यूनियन फैक्ट्री चालू ही नहीं होने देगा, लेबर यूनियन नई मशीन लगने ही नहीं देगा। तो वो नेसेसरी है और क्या वो मेरी ऑन गोइंग एक्टिविटी से एसोसिएटेड है? भैया मैं लेबर को निकाल के मशीन को लगा रहा हूं, ठीक है, तो क्या ये मेरी ऑन गोइंग एक्टिविटी के मैं कोई नई चीज ला रहा हूं? सर ये आप नई चीज ला रहे हैं इसलिए तो आप उसे रिस्ट्रक्चरिंग का नाम दे रहे हैं। तो अब वो खर्चे जो नेसेसरी है रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए, वो खर्चों का आपने क्या बनाना है? प्रोविजन बनाना है। लेकिन AS29 बोलता है एक्सेप्शन। तुम ये समझो कि रीस्ट्रक्चरिंग में तुमने ये काम 700 लोगों को निकालेंगे और हम मशीन लेके आएंगे, तो जो मशीन तुम खरीदने वाले हो फ्यूचर में उसका प्रोविजन मत बनाना। हेलो, उसका प्रोविजन मत बनाना। मतलब तुम बोलोगे हम प्रोविजन फॉर एसेट, अरे बावले हो गए हो क्या? जो मशीन तुम खरीदने वाले हो उसका प्रोविजन कैसे बनाओगे? ठीक है, तो जो मशीन तुम खरीदने वाले हो उसका प्रोविजन नहीं बनेगा। इन्वेस्टमेंट्स इन द न्यू सिस्टम एंड नेटवर्क एंड मार्केटिंग पे जो तुम खर्चा करोगे उसका तुम प्रोविजन नहीं बनाओगे। और साथ में जो स्टाफ है क्या उसे अब रीट्रेन करना पड़ेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास जो अब स्टाफ है तुम्हें उसे रीट्रेन करना पड़े? हां, हो सकता है सर उसे रीट्रेन करना पड़े, बट प्रोविजन कब बनता है? जब कोई चीज आपका जी का जंजाल बन जाता है, कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है। क्या ऐसा मैं बोल सकता हूं कि मैं सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया, सारे लेबर्स को निकाल दिया और ट्रेंड स्टाफ में ले आया? सुनो वापस से, पहले एग्जांपल में मैंने यह कहा कि मैं 1000 वर्कर में से 700 वर्कर को निकाल रहा हूं, ठीक है। क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या मुझे लग रहा है यार जो 300 वर्कर है ना उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनके ट्रेनिंग पे खर्चा करना पड़ेगा, वो बहुत महंगा काम है, एक काम करता हूं उनको भी निकाल देता हूं, ट्रेंड स्टाफ लाता हूं। क्या ऐसा हो सकता है? हां भाई, स्टाफ के लिए तो अल्टरनेटिव ऑप्शन तो अवेलेबल है। तो बोलते हैं कि भाई साहब जो आप रीट्रेन करोगे, रीलोकेट करोगे स्टाफ को, उसका भी प्रोविजन ना बनाइयो, बिकॉज वहां पे आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल है कि आप ट्रेंड स्टाफ को ही ले आओ और इनको निकाल दो। तो जहां पे अल्टरनेटिव अवेलेबल है वहां पे प्रोविजन नहीं बनता, जहां अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है वो आपके जी का जंजाल बन चुका है, उसका प्रोविजन तुम्हें बनाना पड़ता है। क्या लेबर यूनियन को पैसा चुकाना पड़ेगा? हां सर, हम निकालेंगे तो उन्हें पैसा चुकाना पड़ेगा, वो हमारे जी का जंजाल है, अगर हम उन्हें पैसा नहीं चुकाएंगे तो हमारे फैक्ट्री में मशीन लगने ही नहीं देंगे। ये जी का जंजाल है, इसका प्रोविजन तुम्हें बनाना पड़ेगा, ठीक है।
लेकिन लेकिन अब मुझे स्टाफ को ट्रेन करना है कि ट्रेंड स्टाफ लाना है, ये तो मेरा कॉल है ना। तो उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग के खर्चों का प्रोविजन नहीं बनेगा। तो मुद्दे की बात क्या है, यहां पे किसका बोल रहा है वो, ट्रेनिंग के खर्चों का। दैट इज ट्रेनिंग relocation expense नहीं बनेगा। ठीक है मुन्ना, डन। बस इतना ही था। इस एएस के अंदर हमने पूरे एएस की कंप्लीट बातचीत कर ली है एकदम तगड़े तरीके से। तो राजा, हमारा पूरा डिस्कशन जितना भी नीडेड था समझने के लिए, जितना भी आपके मॉड्यूल में चीजें प्रेजेंट थी, जितनी बारीकियां थी, हमने हर चीज पे बात कर ली और हमारा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हमने एंड किया है। ठीक है राजा, चलो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। द विल बाय, टेक केयर, दिस इज सीरीज साइनिंग ऑफ, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।